Hello, good morning, all of you. So, in today's video, we continue the topic next. So, in last video, we have done the normal residence, domestic title. Now, in this video, we will study the normal residence. Who is normal resident? So, normal residents of a country refer to an individual or an institution who resides in the country and whose center of economic interest also lie in that country. What does it mean? It means कि normal residence हम उस पर्सन को कहेंगे जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स कि वह पर्सन एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है, यहीं पर अर्निंग कर रहा है और यहीं पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, उसका कमाना और खाना उस पर्टिकुलर कंट्री में ही है, तो उसे हम नॉर्मल रेजिडेंस कहेंगे। इसके अलावा इफ अ पर्सन living in a particular country more than 1 year is called normal resident. अगर एक व्यक्ति 1 साल से ज्यादा समय से एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है तो वह उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कंसिडर उसको नॉर्मल रेजिडेंस ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज, कंपनीज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स। ठीक, तो नॉर्मल रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डोमेस्टिक टेरिटरी का है। बिकॉज जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हम नेशनल इनकम दैट इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस, केवल उसी को हम इंक्लूड करेंगे अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। इज इट क्लियर? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हु इज नॉर्मल रेजिडेंस। Okay, so following are not included under the category of normal residents. So हम किस किस को normal residents की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते? नंबर 1, foreign tourists and visitors who visit a country for recreation, holidays, medical treatment, study and support. राइट, जैसे फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं अपनी कंट्री में और हम भी जाते हैं घूमने के लिए फॉरेन कंट्री में, तो हम वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जाते हैं, राइट, रिक्रिएशन यानी इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, अपनी हॉलिडे स्पेंड करने के लिए जाते हैं, वहां पर्टिकुलर परमानेंट रहने के लिए नहीं जाते हैं, तो वी आर नॉट कंसिडर द नॉर्मल रेजिडेंट। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडर नॉर्मल रेजिडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं खेलने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे आईपीएल होता है तो उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज के प्लेयर्स आते हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस उनको हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आए फिर वापस अपने अपनी कंट्री में चले जाएंगे। इसके अलावा फॉरेन स्टाफ जैसे कि एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अभी अगर ये सारे एम्बेसीज वगैरह फॉरेन कंट्रीज की हैं तो इसे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहेंगे। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ are also not considered as a normal residents of the country in which they operated. They are treated normal residents of international area. Right? Number 4 देखो, employees of the international organization, जो international organization में workers काम कर रहे हैं वो आर कंसिडर एज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग, तो वो पर्सन जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। जैसे यूएनओ में सपोज इंडिया के वर्कर्स काम कर रहे हैं तो दे कंसिडर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वेदर यूएनओ ऑपरेटेड इन अमेरिका। इसी तरीके से देखो बॉर्डर वर्कर्स, कुछ वर्कर्स जो कि बॉर्डर पे काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो दे आर consider the normal residents of a particular country from they belong, ना कि वहां से जहां पर वो काम कर रहे हैं। Is it clear? Now देखो a difference between normal residents, sorry, citizen and residents. The difference between citizen and residents. Citizenship and residents. So citizenship, it is basically a legal concept based on the place of birth. When a person is born in India, he acquire automatic citizenship of India. देखो citizenship क्या एक लीगली कॉन्सेप्ट है और
एक पर्सन जो कि जिस कंट्री में पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसी कंट्री का सिटीजनशिप कहलाता है, राइट। ही एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ पर्टिकुलर दैट कंट्री, जहां पर वो पैदा हुआ है। इसी तरीके से रेजिडेंस का एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड करता है कि एक पर्सन बॉर्न कहीं भी हुआ हो, बट वो रह कहाँ रहा है मोर देन 1 ईयर से ज्यादा, किस कंट्री में रह रहा है, कहाँ पर अर्न कर रहा है, कहाँ पर खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम रेजिडेंट्स कहलाएंगे। अगर वो पर्टिकुलर ये पैदा सपोज इंग्लैंड में हुआ बट इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड से और यहीं पर जॉब कर रहा है, यहीं पर अपनी इसकी इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट यहीं पर है, तो वो इंडिया का रेजिडेंस कर जाएगा वेदर ही इज बोर्न इन इंग्लैंड। ओके। एंड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? थ्रू हिज place of the birth. A person born the outside India apply for the citizenship. Okay, citizenship मीन्स कि हम अगर इंडिया में पैदा हुए हैं और हमें इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहिए तो वी कैन इजीली एक्वायर, हम वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड इफ अ पर्सन resides in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lie in that country, so that person is considered the normal residence of particular that country. Now next देखो factor income and transfer income, क्या डिफरेंस है इसमें? factor income, it refers to the income received by factor of production. factor of production कौन से होते हैं? वो चीजें, वो थिंग्स दैट इज हेल्पफुल to produce something, right? जैसे कि land, labor and capital. For rendering factor service in his the production process. तो factor income वो income हुई है जो कि किसी गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती है और उन प्रोडक्शन सर्विसेज के बदले में जो एक प्रोड्यूसर रिटर्न करता है उन्हें किस टर्म में, रेंट, वेज और इंटरेस्ट प्रॉफिट के टर्म में, वो कहलाती है हमारी फैक्टर इनकम। पर ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इट रेफर टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। ट्रांसफर इनकम को ऑन करने के लिए हमें किसी भी तरीके की प्रोडक्शन सर्विस में कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड देखो, इट इंक्लूड बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में भी कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में, बट ट्रांसफर इनकम नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर डोमेस्टिक इनकम। एंड इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसको ऑन किया जाता है फैक्टर इनकम को, जबकि जो ट्रांसफर इनकम है एक रिसीव कॉन्सेप्ट है, ये हमें किसी दूसरे पर्सन से मिल जाती है फ्री में विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, जो कि गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रोवाइड करती है विदाउट गिविंग एनी सर्विस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, राइट। एंड फोर्थ देखो, इट इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड इट इज जनरली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। अगर आपके फादर आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, ये आपकी ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। ये गवर्नमेंट आपको किसी तरीके का अलाउंस दे रही है, तो दिस इज अ ट्रांसफर इनकम। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट स्टार्ट द टॉपिक। तो व्हाट इज द फाइनल गुड्स? तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। मतलब फाइनल गुड जिनका हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकें, जिनके अंदर फर्दर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में बेकरी सॉरी ग्रोसरीज आइटम लेके आते हैं। एक कंज्यूमर अपने घर के लिए ग्रोसरीज के आइटम्स लेके आते हैं, जैसे दाल, चीनी, आटा, राइट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। बट ये फाइनल गुड्स है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि वो इसका रीसेल नहीं करेगा, उसका यूज करेगा और उससे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन एक्वायर करेगा। तो दीज गुड्स आर फॉर कंज्यूमर्स इज कंसिडर फाइनल गुड। बट देखो दूसरी तरफ देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। सपोज यही गुड, it refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. अब एक प्रोड्यूसर जो है, बेकरी शॉपकीपर
अपनी शॉप पर आटा लेकर आता है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, बट यही आटा हम लेकर आते हैं कंज्यूमर अपने घर में कंजम्पशन के लिए, तो वो आटा हमारे लिए फाइनल गुड है। बट यहाँ पर ग्रोसरी शॉप ये सॉरी बेकरी शॉपकीपर्स के लिए दैट फ्लोर इज इंटरमीडिएट गुड बिकॉज द शॉपकीपर कन्वर्ट दीज फ्लोर इनटू ब्रेड और बिस्किट, राइट। मीन्स उसने आटे का यूज किस लिए किया, फॉर उसको ब्रेड में कन्वर्ट करके दोबारा से रीसेल करने के लिए, तो ये उसके लिए क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स। इज इट क्लियर? मीन्स इसमें फर्दर प्रोडक्शन अभी प्रोसेस में है, वो जो आटा है प्रोडक्शन बाउंड्री से को उसने क्रॉस नहीं किया है, अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। सेकंड देखो, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। इज इट क्लियर? They are ready for use by final users. No value has to be added to the final goods. Is that clear? हम अपने घर के लिए शुगर लेकर आते हैं, उसके हमने चाय बनाई और उसका कंजम्पशन कर लिया, राइट, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन डायरेक्ट कर ली, उसके अंदर किसी भी तरीके की एड ऑन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यही शुगर एक बेकरी शॉपकीपर लेके आता है, तो वो क्या करता है, उस शुगर की हेल्प से बिस्किट या फिर केक का मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट, फिर उसको रिसेल करेगा। तो दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। शुगर जो इसके लिए फाइनल गुड नहीं है, उसके अंदर उसने सम वैल्यू ऐड की। अब 100 रुपए की शुगर लेके आता है सपोज, अब उसको उसने केक बनाया या बिस्किट बनाया, तो वो क्या हुआ, उस बिस्किट की वैल्यू के अंदर उस शुगर की वैल्यू भी ऐड हो गई। 100 से अब उसने क्या किया, 150 में सेल आउट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से वैल्यू ऐड ऑन होती रहती है। सपोज आटा जो है, फ्लोर जो है, उसने 50 रुपी केजी परचेज किया फ्रॉम द फार्मर। अब उसने आटे का वो कन्वर्ट किया बिस्किट में, तो बिस्किट को उसने 150 रुपीज में सेल किया। कहाँ पर, फर्दर कंज्यूमर को। इस तरीके से 50 रुपीज की क्या हुई, वैल्यू का एडिशन हो गया। ये पॉसिबल है किसमें, इंटरमीडिएट गुड्स में, राइट। नेक्स्ट देखो, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। जो फाइनल गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, बट जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे हैव स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, उसमें फर्दर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड ने एक मिल्क परचेज किया है फाइनल कंजम्पशन के लिए, राइट। कार परचेज की है फॉर इन्वेस्टमेंट, कार हम लेकर आए हैं किस लिए, उसको रिसीव नहीं करना, हम अपने घूमने फिरने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए हमने कार का परचेज किया है, जिससे हमें सेटिस्फाई करेगी हमारी वांट्स को। तो ये क्या है, फाइनल गुड। बट सेम चीज मिल्क यूज इन डेयरी शॉप, अगर वही मिल्क डेयरी शॉपकीपर लेकर आता है, तो वो क्या करेगा, इससे मिल्क की हेल्प से इसको कन्वर्ट करेगा कर्ड में और पनीर में, फिर उसको क्या करेगा, आगे रीसेल करेगा वैल्यू को ऐड करके। अगर मिल्क उसे 50 रुपी पर केजी मिल रहा है, तो जब उसको पनीर में कन्वर्ट करेगा, तो ही विल नॉट सेल दैट पनीर इन 50 रुपी पर केजी, ही विल सेल इट मे बी इन 100 रुपी पर केजी। तो यहाँ पे वैल्यू कितना एडिशन हुआ, 50 रुपीज का। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से कॉल यूज इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोयले का यूज अगर हम घर में करते हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड है। इसी कॉल की हेल्प से, इसी कोयले का यूज हम किस में करें, फैक्ट्री में, मशीनरीज को रन करने के लिए, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि हम कोयले को डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं फैक्ट्रीज में मशीनरीज को रन करने के लिए, और उस मशीनरी की हेल्प से फर्दर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, फर्दर गुड जनरेट करेंगे। इज इट क्लियर? तो दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड। तो इससे आप क्या समझे हो कि एक गुड पर्टिकुलर एक कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड होगी, पर दूसरी साइड वही गुड किसी दूसरे पर्सन के लिए इंटरमीडिएट कहलाएगी, जैसे कि प्रोड्यूसर्स के लिए। इज दैट क्लियर? सो आज की क्लास में यही, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे रह गए हैं वो मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट मी, लाइक मत करो, शेयर मत करो, बट प्लीज मुझे फीडबैक प्रोवाइड करो कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और ये जो नोट्स हैं बिल्कुल क्लियर कट नोट्स हैं, जो कि आप अपनी कॉपीज में ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम। ओके।